हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज इंग्लिश के सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में लेके आया हूँ करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश बुक से एक छोटा सा कंटेंट। आज हम पढ़ेंगे अल्दो और दो के बीच में क्या डिफरेंस है या इसका करेक्ट यूसेज क्या है। अल्दो और दो का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज के रहते हुए भी या किसी व्यक्ति के रहते हुए भी। ये जो है सेंस है ना, रहते हुए भी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग समथिंग या इन स्पाइट ऑफ समथिंग, इसको मीन करता है ये दोनों शब्द अल्दो और दो। अल्दो और दो के बीच में देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है। जहां पे आप अल्दो यूज कर सकते हैं वहां पे आप दो भी यूज कर सकते हैं, सिवाय एक के। हम आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो आगे बात एक जगह एम्फेसाइज करने के लिए थोड़ा सा रेफरेंस है यूसेज में, अदरवाइज जहां पे आप अल्दो यूज कर सकते हो वहां पे दो यूज कर सकते हैं। तो अल्दो और दो बेसिकली सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कंजंक्शन का मतलब होता है वो शब्द जो दो वर्ड को या दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मतलब ये अल्दो और दो दो क्लॉज को जोड़ता है, लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जुड़ा रहता है। क्लॉज मतलब क्या हुआ? क्लॉज मतलब एक सेंटेंस का एक पार्ट जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, अपना वर्ब होता है। मतलब अब ऐसा समझ लीजिए, दो सेंटेंस से अगर एक सेंटेंस बना है तो वो जो दो इंडिविजुअल सेंटेंस है वो क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, मतलब क्लॉज वो सेंटेंस का पार्ट है जिसका अपना इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होता है, इंडिपेंडेंट वर्ब होता है। क्लियर हो गई ये बात? क्योंकि दो सेंटेंस से एक सेंटेंस बनाए तो दोनों ही सेंटेंस में अपना इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट और वर्ब होगा। तो सेंटेंस का वो एक पार्ट है, इसीलिए उस सेंटेंस को क्लॉज बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? ओके, जब दो सेंटेंस से एक सेंटेंस बना होता है तो एक सेंटेंस ऐसा होगा, अगर ऐसा है, जो अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे निर्भर रहता है, उस सेंटेंस को, मतलब उस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। नाम ही है सबऑर्डिनेट, सहयोगी या नीचे के दर्जे का। जैसे वर्ड है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मुख्य, सबऑर्डिनेट मतलब प्रिंसिपल से नीचे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज है जो अपने मीनिंग के लिए, अपने कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो अल्दो और दो सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जुड़ा रहता है। ये क्लियर हो गई बात? मतलब अल्दो और दो का प्रयोग केवल और केवल सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ होगा। जैसे सेंटेंस में देखते हैं, यहां पर आप देखेंगे, यहां पे अल्दो और ब्रैकेट में और दो लिखा है। समझने का मतलब यहाँ पे अल्दो लगाए या फिर दो लगाए। तो यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस है, वी टुक अ लॉट ऑफ फूड विथ अस। अब इसको हिंदी में समझते, हम लोगों ने अपने साथ ढेर सारा भोजन ले लिया। एक कंप्लीट सेंटेंस है, वी टुक ए लॉट ऑफ फूड विथ अस। फिर अल्दो इट वाज जस्ट ए ट्रिप, ये दूसरा सेंटेंस है, अल्दो इट वाज जस्ट ए ट्रिप, यद्यपि ये एक ही दिन का ट्रिप था, मतलब एक ही दिन में लौट के आना था। मतलब हम लोगों ने अपने साथ ढेर सारा भोजन ले लिया, यद्यपि हमें एक दिन में ही लौट के आना था। ये सेंटेंस। तो अब जो ये वाला पार्ट है ना, अल्दो इट वाज जस्ट अ डे ट्रिप, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये वाला जो पार्ट है, वी टुक ए लॉट ऑफ फूड विद अस, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने मतलब के लिए, मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट रहता है, और जो अल्दो और दो है वो हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ आता है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लियर है? तो पहले बताया कि अल्दो जहां पे यूज होगा वहां पे दो यूज होगा। क्लियर है? लेकिन अल्दो और दो क्लॉज जब यूज होता है तब उसके यूसेज में एक और भी यूज है। या यदि सेंटेंस के शुरुआत में आ जाए, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर प्रिंसिपल क्लॉज से पहले आ जाए, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये अगर इस वाले सेंटेंस से पहले आ जाए तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद कॉमा यूज करेंगे, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज का स्टार्ट करने से पहले आप कॉमा यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कॉमा यूज किया गया, ध्यान देंगे, है ना। ट्रिप के बाद क्या लिखा? अल्दो इट वाज जस्ट अ डे ट्रिप, कॉमा वी टुक अ लॉट ऑफ फूड विद अस। पहले वाले सेंटेंस है ना,
पहले वाला ही है, बट इस सेंटेंस को तोड़ दिया मतलब ये जो है वी टुक अ लॉट ऑफ फूड विथ अस, प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको कॉमा के बाद लिखा, और अल्दो इट वाज जस्ट अ डे ट्रिप, इसको पहले लिख दिया। कहने का मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पहले लिखा जाता है। अगर लिखते हैं तो ऐसे सिचुएशन में सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद कॉमा आता है, उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज होता है। लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले कॉमा नहीं आएगा। जैसे इस सेंस में देखिए, although it was just a drink, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उससे पहले कॉमा नहीं आया। लेकिन we took a lot of food with us, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, उससे पहले कॉमा आया। क्या मतलब हुआ? सबऑर्डिनेट क्लॉज को सेंटेंस की शुरुआत में रखेंगे तो उसके बाद कॉमा रखना पड़ेगा और उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के बाद में रखते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज के बाद कॉमा की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब अगर दो क्लॉज है तो कॉमा से हम कॉमा लगा दें, ऐसा नहीं है। कब? अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में यूज होता है, लेकिन अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले यूज करेंगे तो कॉमा लगाना पड़ेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद। तो चूंकि अल्दो और दो सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है तो इसके बाद हमेशा कॉमा आएगा, है ना? इसलिए लिखा रूल नंबर 2, व्हेन दो और ऑल्दो क्लॉज कम्स बिफोर द मेन क्लॉज, a comma is placed at the end of this clause. End of this clause मतलब although और दो से जो इंट्रोड्यूस हुआ है क्लॉज उसके लास्ट में कॉमा लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लगाया ना। इसके बाद एक और बात, although और दो रिटन इंग्लिश में तो इक्वली इंपॉर्टेंस है दोनों का, तो आप although लिखे दो लिखे रिटन इंग्लिश में चलेगा। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में although का यूज कम होता है, दो का यूज ज्यादा होता है, इसलिए लिखा पहला इन स्पोकन इंग्लिश दो इज मोर कॉमन देन although। क्लियर है? शुरुआत में बताया कि अल्दो और दो में कोई अंतर तो नहीं है, पर एक जगह अंतर है उसके करेक्ट यूसेज में। वो क्या है? इवन जब लगाते हैं। अब इवन कब लगाते हैं? कई बार ना किसी पार्ट को अगर इंफेसाइज कराना हो, मतलब जोड़ देना हो, तो उसमें हम इवन लगाते हैं। लेकिन जब इवन लगता है ना तो अल्दो के साथ नहीं लगता है, दो के साथ लगता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बस एक ही अंतर है। इसलिए लिखा थर्ड में, टू एम्फेसाइज समथिंग इवन इज यूज्ड। क्या लिखा? To emphasize something, even is used with though, but not with although। मतलब दो वाली क्लॉज को और जोड़ देना है तो आप इवन लगा सकते हैं, बट although क्लॉज को जोड़ देना तो इवन नहीं लगा सकते। जैसे एक सेंटेंस में देखते हैं, even though he has a lot of money, यद्यपि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, he is not happy with his life, वो अपने जीवन से खुश नहीं है। इस सेंटेंस को बिना इवन का भी बनाया जा सकता है। जरा सोचिए, अगर आप बोलते हैं दो ही हैज अ लॉट ऑफ मनी ही इज नॉट हैप्पी विथ हिज लाइफ, दो ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, यद्यपि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो अपने जीवन से खुश नहीं है। सेंटेंस सही है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि इवन के बिना भी सेंटेंस सही है, राइट? लेकिन इस पार्ट को अगर आपको और जोरदार बनाना है और एम्फेसाइज करना है तो आप उससे पहले, मैंने दो से पहले इवन लगाते हैं। तो क्या हो जाता है सेंटेंस? इवन दो ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, कॉमा ही इज नॉट हैप्पी विथ हिज लाइफ। लेकिन आप सोचेंगे इवन के बाद अल्दो लगा देते तो नहीं चलेगा, करेक्ट यूसेज में नहीं है। फिर बोलेंगे आपने तो कहा जहां दो यूज करेंगे वहां अल्दो यूज करेंगे। बिल्कुल, जहां दो यूज करेंगे वहां अल्दो यूज करेंगे, लेकिन जब एम्फेसाइज करने के लिए इवन का प्रयोग करना हो तो आप इवन के बाद दो का प्रयोग करेंगे, ना कि अल्दो का। ठीक है? तो इसीलिए आप इवन अल्दो ही इज अ लॉट ऑफ मनी ऐसा आप यूज नहीं कर सकते। इवन दो ही हैज अ लॉट ऑफ मनी ही इज नॉट हैप्पी विद हिज लाइफ, ये करेक्ट सेंटेंस है। इवन अल्दो ही हैज लॉट ऑफ मनी ही इज नॉट हैप्पी विद हिज लाइफ, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। आगे ना बात क्लियर? नेक्स्ट, सेंटेंस में कई बार आईएनजी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, तो उस आईएनजी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी आप अल्दो और दो का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अल्दो वर्किंग हार्डर, गौर करेंगे वर्किंग आईएनजी लगा हुआ है ना, अल्दो वर्किंग हार्डर थ्रू आउट द वीक आई कुड मैनेज ओनली दिस मीगर अमाउंट। यद्यपि पूरा सप्ताह कठिन परिश्रम करते हुए भी मैं इस छोटे से अमाउंट को ही कमा पाया। गौर करेंगे, दो या अल्दो वर्किंग हार्डर थ्रू आउट द वीक, ये जो वर्किंग हार्डर थ्रू आउट द वीक है ना, ये आईएनजी क्लॉज है। फॉर्मल सिचुएशन में, मतलब कई बार फॉर्मल राइटिंग में इसका यूज करते हैं, तो आईएनजी क्लॉज से पहले आप दो या अल्दो का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दूसरे सेंटेंस में देखें, आई कॉमा दो बीइंग रिच अगेन कॉमा कांट हेल्प हर विथ मनी। मैं, जैसे बोलते हैं ना
आई कांट हैव हर विथ मनी, जैसे सेंटेंस को ऐसे सोचिए, थोड़ी देर के लिए ना इसको हटा दीजिए, जो बीच में लगा हुआ है ना कॉमा के बीच में, उसको हटा दीजिए। आई कांट हेल्प हर विथ मनी, बोलते जा रहे हैं सेंटेंस में, स्पीकर बोल रहा है आई कांट हेल्प हर विथ मनी, उसी बीच में एक एब्रप्शन आता है, रुकावट आती है और उसमें कुछ जोड़ता है। आई दो बीइंग वेरी रिच कांट हेल्प हर विथ मनी, मैं यद्यपि बहुत अमीर हूं उसको पैसे से मदद नहीं कर सकता हूं। ये जो सेंटेंस है ना, एब्रप्टली कोई चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसको एपोजिटिव कहते हैं। एपोजिटिव कई बार जो सेंटेंस है उसी को डिस्क्राइब कर, जो सेंटेंस का पार्ट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए सेंटेंस के बीच में यूज होता है। अगर सेंटेंस उस पार्ट के बिना भी करेक्ट है तो आप उन पार्ट को कॉमा के बीच में लगाते हैं, और अगर लगता है कि उसकी डिस्क्रिप्शन जरूरी है, उसके बिना सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा, तो आप बिना कॉमा के यूज करते हैं। ये करेक्ट यूसेज ऑफ नाउन के सीरीज में एपोजिटिव्स के बारे में चर्चा की गई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो क्या कंडीशन यहाँ पे आ गया, आई ये एपोजिटिव है, आई दो बीइंग वेरी रिच, इसको आप ऐसे समझ लीजिए एब्रप्टली कोई चीज को इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने बोलते बोलते अचानक याद आया और बीच में ऐड कर दिया। तो ऐसा जो बीच में ऐड कर दिया जाता है ना, मतलब बिना उसके भी सेंटेंस पूरा करेक्ट है, ये ध्यान देना। लेकिन बीच में ऐड कर दिया गया मतलब उसके बिना भी सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन बीच में ऐड कर दिया गया इसलिए उसके उन पार्ट को कॉमा के बीच में रखा जाता है, मतलब स्टार्टिंग में कॉमा और उसके अंत में कॉमा। तो देखेंगे यहाँ पे आईएनजी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए दो बीइंग रिच है ना, आईएनजी क्लॉज है, उससे पहले दो, यहाँ पे वर्किंग हार्डर थ्रू आउट द वीक आईएनजी है, उससे पहले अल्दो, मतलब आईएनजी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी दो और अल्दो का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है, एक रिड्यूस्ड क्लॉज होता है। रिड्यूस्ड क्लॉज का मतलब हुआ कि क्लॉज का मतलब क्या हुआ, जिसमें अपना इंडिपेंडेंट वर्ब होगा, उस सेंटेंस का अपना सब्जेक्ट या वर्ब होगा। बट कई बार क्या होता है, सेंस के आधार पे सब्जेक्ट और वर्ब की चर्चा नहीं की जाती है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब आना चाहिए लेकिन सेंस कुछ ऐसा है कि बिना आए भी काम चल जाएगा। ऐसा सिचुएशन में जो क्लॉज को बिना वर्ब के लिखा जाता है उस क्लॉज को कहा जाता है रिड्यूस्ड क्लॉज। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, यहां लिखा हिज मदर कॉमा although very happy with him, ये जो वर्ड है ना, ये जो पार्ट है सेंटेंस का, although very happy with him, वर्ड करेंगे, इसमें वर्ब नहीं है ना, ये रिड्यूस्ड क्लॉज है। इसको अगर लिख सकते हैं his mother is very happy with him, his mother नहीं है, is नहीं है इस सेंटेंस में, तो although very happy with him, अगर सेंटेंस में छिपा हुआ है कि जो although से पहले his mother है ना, यही सब्जेक्ट है और उसी के करस्पॉन्डिंग is आना है, तो ऐसा जब छिपा रहता है तो उस क्लॉज को रिड्यूस क्लॉज कहते हैं। तो रिड्यूस क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी although और दो का प्रयोग होता है। जैसे his mother although very happy with him, कॉमा, वर्ड करेंगे इसको ना, कॉमा के बीच में लगा दिया, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करा इस वाले पार्ट में अपोजिटिव के तौर पे। तो जब सेंटेंस में उसके बिना भी सेंटेंस करेक्ट है, ऐसा सेंस हो तो आप उसको कॉमा के बीच में रखते हैं, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सेंटेंस को और मीनिंगफुल बनाने के लिए या एक्सप्रेशंस को और मीनिंगफुल बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। यहाँ पर सेंटेंस क्या है, अगर आप इसको यूज ना करें तो भी सही है। क्या, हिज मदर डिड नॉट शो हर इमोशन, उसकी माँ अपने भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं की, ये सेंटेंस कंप्लीट है, सेंस में करेक्ट है। लेकिन इसी में कहते हैं हिज मदर although very happy with him, तो उसकी माँ यदि भी उससे बहुत खुश थी, अपने इमोशन को जाहिर नहीं की, मतलब वो खुश है ऐसा वो एक्सप्रेस नहीं की। तो यहाँ पर जो although, यहाँ जो सेंटेंस है ना, although very happy with him, ये ना अब्रप्टली इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब सेंस को और कंप्लीट करने के लिए या एम्फसाइज करने के लिए या एक्सप्रेशंस को और यूज करने के लिए। तो ऐसे में जो आप एब्रप्टली यूज करते हैं उसको कॉमा के बीच में रखते हैं, राइट, उससे पहले भी कॉमा, उसके बाद में भी कॉमा। फिर देखिए यहाँ पर दो वेरी कन्वीनियंट, अब जैसे कई बार हम लोग फॉर्मल स्पीकिंग में कहते हैं, उसी तरह से सेंटेंस यूज हुआ है, दो वेरी कन्वीनियंट, यद्यपि बहुत सुविधाजनक है, कॉमा आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू यूज दिस डिवाइस, मतलब इस डिवाइस को कैसे प्रयोग में लाएं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, मतलब इस डिवाइस को कैसे प्रयोग में लाएं, मुझे इस बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यद्यपि ये बहुत कन्वीनियंट है ना। देखिए दो वेरी कन्वीनियंट, तो वेरी कन्वीनियंट ऐसे सेंटेंस करते हैं ना, हालांकि बहुत सुविधाजनक है, मैं इसको कैसे प्रयोग में लाऊं इस बारे में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे,
दो वेरी कन्वीनियंट, कॉमा आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू यूज दिस या हाउ टू यूज दिस डिवाइस। अब जरा पहले ही बताया कि दो क्लॉज को यूज करते हैं तो सेंटेंस के शुरुआत में करते हैं तो कॉमा लगाएंगे, और दो क्लॉज को भी सेंटेंस की शुरुआत में करते हैं तो उस क्लॉज के बाद कॉमा लगाएंगे, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कॉमा लगाएंगे। और लेकिन सेंटेंस के लास्ट में मतलब प्रिंसिपल क्लॉज के बाद यूज करते हैं तो कॉमा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर दो वेरी कन्वीनियंट, देखिए कॉमा लगा है। His mother, although very happy, मतलब रिड्यूस क्लॉज है। ये भी अच्छा है, एक और बात, दो वेरी कन्वीनियंट, ये भी रिड्यूस क्लॉज है क्योंकि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। दो वेरी कन्वीनियंट में हालांकि सुविधाजनक है, इसी को अगर पूरा करें तो कैसा लिखेंगे, हालांकि यह बहुत सुविधाजनक है। यह जो सेंटेंस है ना ये इसमें नहीं है। दो वेरी कन्वीनियंट यद्यपि बहुत सुविधाजनक है, अगर ऐसा रहता तो कैसे लिखते, तो इट इज वेरी कन्वीनियंट तो भी सेंटेंस सही होता। मतलब अगर पूरा क्लॉज होता दो इट इज वेरी कन्वीनियंट, कॉमा आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू यूज इट या हाउ टू यूज दिस डिवाइस, सेंटेंस करेक्ट। बट अगर उसको रिड्यूस कर दिया जाए जैसे दो वेरी कन्वीनियंट तो भी सही है, इसको रिड्यूस क्लॉज कहते हैं। मतलब यहाँ पर वर्ब और जो सब्जेक्ट होता है ना वो हिडन होता है। फॉर्मल स्पीकिंग में या फॉर्मल राइटिंग में हम ऐसा करते हैं। तो इस तरह से अल्दो और दो का करेक्ट यूसेज इंग्लिश में है। आई होप क्लियर हो गई आपको।